next video about poetic movements from beginning to postmodern, and we are going to cover the whole world's poetic movement. It's not only about the British, पर हम सारे पूरे वर्ल्ड के सभी तरीके के लिटरेचर्स के पोइटिक मूवमेंट्स यहाँ पे करेंगे. इसमें हमने लास्ट वीडियो में 16 नंबर तक करा था, जिसके अंदर हमने हॉरर फिक्शन और गॉथिक नॉवेल्स के बारे में देखा था. नाउ इट्स अबाउट 19th सेंचुरी. हमने 18th सेंचुरी तक का सारे लिटरेचर के पोएटिक मूवमेंट्स यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द 19th सेंचुरी. सो वी आर स्टार्टिंग विद द 17th ग्रुप. 16 हमने कर लिए हैं. 17th ग्रुप आएगा यहाँ पे लेक पोएम, दैट इज ऑफ 19th सेंचुरी. ये जो ग्रुप है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स. दिस इज अ ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स और इसमें 5 आपके मेजर पोएट्स आते हैं. इन 5 पोएट्स के अंदर आपका आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, वॉल्टर स्कॉट, बायरन एंड साउदे. ये 5 आपके पोएट्स आते हैं. इसमें डोरोथी भी आती है, आपके डोरोथी वर्ड्सवर्थ, द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी यहाँ पर आएंगी एज अ फीमेल राइटर. और ये सब आपके लेक पोएट्स के अंदर आते हैं. इनका मेन आइडिया अबाउट राइटिंग इज नेचर. दे वर टोटली फोकस्ड ऑन नेचर, history or supernature. These are the subjects of these writer they were writing about. तो लेक पोएट्स वो थे जो कि यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के अपने घर बनाने शुरू किए. they were living there and they started writing about nature. That is called lake poets. Now the next, in the 19th century itself and in the romantic period, इसी पीरियड का जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा that is Cockney school of पोएट्री. ये भी आपका 19th सेंचुरी का ही है, लेकिन इसमें जो पोएट्स हैं इनको जो वो भी रोमांटिक एज के ही हैं, लेकिन दे आर कॉल्ड लेट रोमांटिक्स. दीज आर कॉल्ड लेट रोमांटिक. बेसिकली इन राइटर्स को जो हमारी मैगजीन्स थी ब्लैकवुड एंड एडिनबर्ग, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था उनकी राइटिंग्स के लिए, उनके पब्लिकेशंस के लिए. एंड दीज राइटर्स वर कॉल्ड एज the Cockney school of poets because their voices were harsh, because they were not talking in a smoother or a plain language. दूसरी थिंग उसके अलावा ये था कि जो क्रिटिक्स थे, जो एडिटर्स थे, उनको उनका वर्क इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दे वर जजिंग देम ऑन देयर ओन माइंडसेट. एक तरीके से बायसनेस वहां पे थी. इसलिए उन्होंने इसमें जो राइटर्स थे लाइक जॉन कीट्स, पीबी शेली, इन सबको कॉकनी स्कूल ऑफ राइटर्स कहा था. इसके अंदर भी आपके 5 से 6 राइटर्स आते हैं. विलियम लैम्ब, हैजलिट एंड योर ले हंट, दिस पीबी शेली, कीट्स, ये राइटर्स इसके अंदर आएंगे. इनको बोलते हैं हम कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स. नाउ नेक्स्ट ऑफ द सेम टाइम विल बी सैटेनिक स्कूल. ये भी सेम 19th सेंचुरी का है और इसके अंदर जो पोएट्स हैं दे वर बिलीविंग इन दे हैव क्रिएटेड देयर ओन माइथोलॉजी. इनको सैटेनिक इसलिए बोला है बिकॉज दे वर राइटिंग अबाउट हेलेनिज्म, दे वर राइटिंग अबाउट माइथोलॉजीज, इसलिए इनको सैटेनिक स्कूल बोला है. और इसके अंदर आपका विलियम ब्लेक, कीट्स, पीबी शेली, चार्ल्स लैम्ब, साउदे, ये सारे राइटर्स आ रहे हैं जो डिफरेंट माइथोलॉजीज की बात करते हैं, चाहे इंडियन हो, ज़ोरास्ट्रियन हो, जूइश हो, ग्रीक हो, रोमन हो. इन्होंने इन सारी माइथोलॉजीज को यहाँ पे लेकर और लिखा है. वो सारे राइटर्स इस सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री के हैं, जिसके अंदर मैं दोबारा बता दूं आपको, मैरी शेली, पीबी शेली, कीट्स, विलियम ब्लेक, साउदे एंड स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट, ये सारे राइटर्स किसमें आते हैं? आपके सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री के अंदर आते हैं. ये होता है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. मतलब कि रोमांटिक एज के ये 3 पोएटिक मूवमेंट्स, 3 पोएटिक ग्रुप यहाँ पर आपको पढ़ने हैं. आफ्टर दैट हियर कम्स अगेन द लेट 19th सेंचुरी, विक्टोरियन ईरा के जो ग्रुप्स हैं, अब हम उसकी बात करेंगे. विक्टोरियन ईरा के अंदर आपका आएगा फर्स्ट ग्रुप इज प्री रैफेलाइट group, that is of late 19th century. और ये जो स्कूल है that belongs to D.G. Rossetti. Obviously हम इस स्कूल को D.G. Rossetti से बिलोंग दिखाते हैं और इसमें जितने भी हैं लाइक क्रिस्टीना रॉसेटी, विलियम रॉसेटी, इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब पेंटर्स को फॉलो करते हैं. और कौन से पेंटर को फॉलो करते हैं? दे यूज्ड टू फॉलो राफेल. और इनकी ये जितने भी इसके मेंबर हैं वो सबके सब पेंटर्स प्लस पोएट्स हैं. दे यूज्ड टू ड्रॉ पेंटिंग्स, दे यूज्ड टू राइट पोएट्री.
तो इनका जो ग्रुप है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ पेंटर्स एंड पोएट्स. इसी ग्रुप को सेकेंड नेम दिया गया है. दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री. ये नाम इनको रॉबर्ट बुकानन ने दिया था, हु इज अ बिग क्रिटिक ऑफ डीजी रॉसेटी. रॉबर्ट बुकानन ने दिया था, ही वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ डीजी रॉसेटी. उन्होंने इसको फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री बुलाया. डीजी रॉसेटी रिप्लाइड हिम एंड ही कॉल्ड द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री. ही सेड दैट माय स्कूल इज नॉट अ फ्लैशी स्कूल, बट इन अ रिप्लाई ही सेड दिस इज द सिल्वर फोक. Silver folk school of poetry. It's like we are the one who are born with the silver spoons and for the culinary की यहाँ पे बात की गई है, eating की बात की गई है. We call it flashy because यहाँ पे sexuality की बात की गई थी, यहाँ पे beauty की बात की गई थी, female beauty को यहाँ पे दिखाया गया था, possessiveness दिखाई है, obsessions दिखाए हैं. उन्हीं चीजों को इसमें रॉबर्ट बुकानन ने क्रिटिसाइज किया था. रॉबर्ट बुकानन ने यहाँ डीजी रॉसेटी को क्रिटिसाइज करके उनकी इसी थीम पे जिस पे ये सारे पोएट्स लिख रहे थे उन्हें क्रिटिसाइज किया था. मिलियर्स है इसमें, स्विनबर्न है, इन सभी को इन्होंने टारगेट किया था. बट by saving all these writers from these charges, he called this school as Silver Folk School of Poetry. He said, no, we are the one who are royal, who doesn't have any kind of filters in our poetry, and we are writing what we imagine, what we imitate, what we think. जो भी हमारे thoughts हैं, we are presenting them in a pure form without using the filters. तो इसने यहाँ पे इनको Silver Folk School of Poetry बोला है. और this was the first school of your Victorian period. So after that there are many. Let's start with this. This is the first school. So after your pre-Raphaelite Brotherhood, now our next school of poetry is 21 art for art's sake, 19th century, and this school is started by Oscar Wilde. This school is started by Oscar Wilde. He is the one who made the idea of art for art's sake, and he is the one who said that we are believing in aestheticism. So this school is also called as aesthetic school of Victorian era, because here they were also not thinking about the morality, but they were thinking about the true presentation of an imitation and an idea. So there are many people who supported his idea like Carlyle, रस्किन, बॉन्ड एंड ऑल, ये सब इन्हीं के साथ यहाँ पे लिख रहे थे. नाउ इनके अपोजिट जो ग्रुप यहाँ पर आया था दैट वाज आर्ट फॉर लाइफ सेक, एंड इनका जो लीडिंग मेंबर है दैट इज मैथ्यू आर्नोल्ड, who talked about morality. और इनके साथ यहाँ पे टेनिसन आ जाएंगे. Browning is not a part of art for life's sake, but there are many poets, the smaller poets are here who are a part of it and who supported the idea. But the main lead character of art for life's sake is Matthew Arnold. It goes with him only. Now, next जो Victorian era में ही आता है, that is 23rd group is utilitarian. Utilitarian writers, ये भी इसी में आ जाएगा. And these are prose writers. This is a group of prose writers जिसके अंदर ये सारे writers आ जाएंगे who were writing about totalitarianism and utilitarianism, industrialization in 19th century, like Charles Dickens, Hardy, Thackeray, Bronte sisters, George Eliot. ये सारे writers, prose writer का एक ये group आ जाएगा यहाँ पे, which is about your utilitarianism and totalitarianism, industrialization, उनके करप्शन, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है. दैट इज 19th सेंचुरी. यहाँ पे इसी तरीके के ग्रुप्स के साथ खत्म होती. नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न पीरियड. अब ये हमने अभी तक जितने भी करे थे मॉडर्न पीरियड को शुरू करने से पहले एक चीज और, हमने ये जितने भी वर्क्स अभी तक करे हैं हमने वो सारे करे हैं केवल ब्रिटिश के. लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर के, यूरोपियन लिटरेचर भी पैरेलली चल रहा है, अमेरिकन भी पैरेलली चल रहा है. उनका कुछ एक ग्रुप्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको करवाना चाहती हूँ. पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम 20th सेंचुरी में एंटर करेंगे. 25th आपका ग्रुप आ जाएगा स्टर्न एंड ड्रम. स्टर्न एंड ड्रम ग्रुप दैट इज ऑफ 18th सेंचुरी. जर्मनी का ये ग्रुप है एंड इसके अंदर जो राइटिंग्स थी, दिस ग्रुप इज ऑफ जर्मन राइटर्स. और इसके अंदर जो राइटर्स हैं दैट इज गोएथ, योर फ्रेडरिक शिलर,
लिडविग, ये सारे राइटर्स इसके अंदर आएंगे और इनका जो मेन मोटो था या इनका जो एक मैसेज यहाँ पर है विद दिस राइटिंग इज enlightenment and rationalism through emotion and rationalism with emotions. So it's like the emotions of the people are represented with the enlightenment and rationalism, that is Stern and Drum in Germany. तो ये यहाँ पे it's a German movement of 18th century. Now the next is 25th. Transcendentalism, that is the beginning of 19th century, and it's an American movement. It's an American movement, American poetic movement है. इसी के साथ साथ यहाँ पे सिमिलर पीरियड में आपका आ जाएगा डार्क रोमांटिसिज्म. ये भी आपका 19th सेंचुरी का अमेरिकन मूवमेंट है और इन दोनों के जो राइटर्स हैं वो भी काफी कुछ सिमिलर है. ट्रांसेंडेंटलिज्म के अंदर आपका एडगर एलन पो, नैथानियल हॉथॉर्न, मेलविले, एमर्सन, थॉरू, ये सारे राइटर्स आपके ट्रांसेंडेंटल राइटर्स हैं अमेरिकन के 19th सेंचुरी में. लेकिन डार्क रोमांटिसिज्म जिसके अंदर गॉथिक या डार्क ह्यूमर दिखाया गया हो, सटायर्स दिखाए गए हैं, वो सारे राइटर्स भी इसके अंदर आते हैं, जिसमें अगेन एडगर एलन पो भी आएगा, नैथानियल हॉथॉर्न भी आएगा, बिकॉज उसने विचक्राफ्ट को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था. एडगर एलन पो ने स्पाई फिक्शन, डार्क कॉमेडीज, इनको यहाँ पे शो किया था. देन इसके बाद इसमें जो राइटर्स आएंगे हर्मन मेलविले एंड रॉबिन्सन. हर्मन मेलविले का भी अगर हम मॉबी डिक देखेंगे तो उसमें भी रोमांटिसिज्म इज ऑल अबाउट एडवेंचर्स, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके अंदर ह्यूमन विशेस को डोमिनेंट दिखाया है कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन विशेस आर बीइंग फेस्ड बाय मेनी पीपल. और फिर उसके बाद रॉबिन्सन का भी यहाँ पे एडवेंचर्स, बट एडवेंचर्स ऑन अ पर्सनल मोटिव्स दिखाया गया. तो दैट इज डार्क रोमांटिसिज्म. सेम राइटर आपकी ट्रांसेंडेंटलिज्म में है, इसीलिए मैंने दोनों ये ग्रुप साथ में लिखे हैं यहाँ. नाउ नेक्स्ट ग्रुप 27th, दैट इज रियलिज्म. ये आपका यूरोपियन प्लस ब्रिटिश दोनों उसमें आ जाएगा. दैट इज अ 20th सेंचुरी ग्रुप. ये आपका 20th सेंचुरी यूरोप एंड ब्रिटेन दोनों में आ जाएगा. हालांकि इट्स ऑल अबाउट, ये पूरे वर्ल्ड में आपके अमेरिका वगैरह में भी रियलिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो गया था. सो नाउ ऑल द ग्रुप्स व्हिच स्टार्टेड आफ्टर इट विल गो फॉर द वर्ल्ड वाइड. तो यहाँ पे रियलिज्म जो 20th सेंचुरी का है, दिस इज अबाउट डिपिक्शन ऑफ द रियल पिक्चर्स, डिपिक्शन ऑफ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी टू द रीडर्स. देयर शुड बी, इट्स नॉट अबाउट फिल्टरेशन, इट इज अबाउट depiction of the real event in a real way, but with the modulation is like making them in a fictitious way. किसी भी रियलिटी को, रियल इवेंट को यहाँ पे फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक रूप से दिखाना, उसको कुछ कवर करके दिखाना, लेकिन रियलिटी को लोगों के सामने लेकर आना, जो दिमाग में है उसको एज इट इज वहां पे प्रेजेंट करना इज कॉल्ड रियलिज्म. दे वर शोइंग द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, the statuses of women, the statuses of children, child labor, everything, वहां पे हर एक चीज को यहाँ पे क्लियरली दिखाया जा रहा था, which is called realism. Now next group of the time is 28th, and that is naturalism. हाँ, इसमें रियलिज्म के अंदर जो राइटर्स है वो मैंने आपको नहीं बताया. इट्स गुस्टेव फ्लॉबर्ट, बैल्जैक, ऑनरी डी बैल्जैक, and it's Howard, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, ये सारे राइटर्स आएंगे जो कि मैंने आपको यूरोपियन ही बताए हैं. यूरोपियन प्लस आपका गुस्टेव फ्लॉबर्ट आ जाएगा ब्रिटिश राइटर्स के अंदर. तो बाकी अमेरिकन भी कुछ राइटिंग्स हैं जो कि वहां पे हो रही थी, दैट आल्सो कम्स अंडर रियलिज्म. ठीक है. अब इसके बाद आपका आता है नेचुरलिज्म, व्हिच इज आल्सो अ 20th सेंचुरी मूवमेंट. इट इज आल्सो ऑफ यूरोप. And इनके जो मेन पर्सन है who has started is Emile Zola. This movement is associated with one person, that is Emile Zola. He is the one who started this movement and took it to its height. लोगों ने जब इनके वर्क्स को पढ़ा और देखा कि how he is representing nature, तो उन्होंने नेचर को एक ह्यूमन लाइफ का पार्ट दिखाया जो कि अभी तक अलग अलग कर रहे थे. रोमांटिसिज्म में या तो नेचर की बात कर रहे हैं, या केवल ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, केवल मिथ्स की बात कर रहे हैं, केवल सुपरनैचुरलिज्म की बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे नेचुरलिज्म के अंदर इमाइल जोला ने नेचर को, ह्यूमन नेचर को, दोनों को एक पार्ट दिखा के लिया है कि वी आर आल्सो नेचर, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ देम, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना एंड ऑल, एंड दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इन दोनों को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता.
दोनों को मिक्स करके इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है. दैट वाज अ ब्यूटीफुल अटेम्प्ट ऑफ हिम. सो इसके बाद जो राइटर्स हैं जिन्होंने इन्हें फॉलो किया है वो हैं स्टीफन क्रेन, मॉपसेंट एंड थियोडोर ड्रेजियर. ये 3 राइटर्स मेजर हैं जो इन्होंने इनके साथ किए हैं. आप जब भी इन मूवमेंट को देखेंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको इनसे एसोसिएटेड डिटेल्स मिल जाएगी. जितने भी ये मूवमेंट मैंने आपको करवाए, अभी 28 मूवमेंट मैंने आज आपको करवाए हैं यहाँ. इनको आपको लग रहा होगा कि मैम ने केवल नाम बताए हैं. जो नाम मैम है वो वर्बली बता रही हैं एसोसिएटेड राइटर्स के, इनसे रिलेटेड चीजों के केवल मैं वर्बली बता रही हूँ या लिख नहीं रही हूँ. देखो, अगर मैं एक चीज यहाँ पे लिख के करूंगी, दैट काइंड ऑफ स्पून फीडिंग फ्रॉम माय साइड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज अ वेरी मच टाइम टेकिंग थिंग. आपके एग्जाम अभी पास में आ रहे हैं. मेरा मोटो है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाए. अब आपके पास ये ग्रुप ऑफ राइटर्स के नेम है, इनका टाइम पीरियड है, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, आप इनसे एसोसिएटेड राइटर्स को निकाल सकते हैं, इनके थीम्स को निकाल सकते हैं. आपको पता रहेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ग्रुप्स ऑफ राइटर्स हैं या जो ये पोइटिक मूवमेंट्स हैं, पोइटिक ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आपका मैच द फॉलोइंग का आता है. आपको एक साइड पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये ग्रुप्स ऑफ राइटर्स दे दिए जाएंगे, और एक तरफ ये नेम ऑफ पोइटिक मूवमेंट दिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग, और इधर थीम दे दी जाएगी और नेम ऑफ द पोइटिक मूवमेंट दे दिया जाएगा. उनको आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा. 5 से 6 का एक पेयर ये लोग देते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं. तो आपको उतना ही इनको देखना है. ज्यादा से ज्यादा ये होगा अगर हम डिफिकल्टी लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको एक वर्क दे देंगे, एक राइटर दे देंगे और पूछेंगे कि ये राइटर इनमें से कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड है. इसीलिए आप लोग प्लीज मेरे यहाँ पे जो भी चीजें मैं यहाँ आपको अपने चैनल पे करवा रही हूँ वो ऑब्वियसली मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा रही हूँ. बहुत बहुत लंबी वीडियोस है, वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, आप लोग खुद भी नहीं देख पाते हैं. काफी बच्चों ने हमें ये मैसेज किया, मैम आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो रही है. इसीलिए हमने इसे कट शार्ट करके बहुत छोटी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, सो दैट मैं जल्दी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊं. अब ये जितने भी मूवमेंट्स हैं इनको आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, इनसे एसोसिएटेड राइटर्स और थीम्स आपको मिल जाएंगे. So do prepare for your examination. All the best. And in my next video, I will give you the more groups of poetic movement of 20th century. So bye bye. Take care. Stay tuned.